आज की जो सेकेंड शिफ्ट है मेरे को अपेक्षाकृत थोड़ी टफ लगी है जीके और साइंस के मामले में, थोड़ी लैंग्वेज या तो सवालों की स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं। और सेकंड बात करें यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो जून तक पूछ लिए गए हैं। इवन जो जुलाई में आपके ये राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनके पूछ लिए गए, यानी जुलाई तक लेटेस्ट करंट अफेयर्स को टच किया गया है। और सवाल में मेंशन था जून 2022 में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, जून 2022 तक के करंट अफेयर्स इस शिफ्ट में आए हैं। तो भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं वो दोस्तों 6 भाषाएं हैं। है कौन सी आपको पूछ रहे हैं। और सबसे पहले ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है रेलवे एनटीपीसी में कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। तो पहली थी 2004 में तमिल को ऐड किया गया था, 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को, और 2008 में ही तेलुगु को, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, 2013 में मलयालम, और सबसे लेटेस्ट पूछ ले जो शास्त्रीय भाषा ऐड हुई है तो ओडिया। तो तमिल हुई है प्रथम और ओडिया हुई है सबसे लेटेस्ट है, वो ओडिया 2014 में ऐड की गई है। तो ये है 6 शास्त्रीय भाषाएं। कौन सी भाषा कब ऐड की गई है जरूर याद रखना। नेक्स्ट, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। पंचायती राज भाग 9 है। पंचायत के बारे में विवरण आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। तो संविधान के सभी 22 भाग आपको देख के जाना है, एक बार ब्रीफली देख लीजिएगा। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र और कौन से आर्टिकल है वो भी पता होना चाहिए, 1 से 4, 2 नागरिकता 5 से 11, मूलभूत अधिकार 12 से 35 आर्टिकल भाग 3 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल, 4A में मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में संविधान ये निरस्त किया गया है। भाग 8 में यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 में है, आर्टिकल 239 से 242। भाग 9 में पंचायत जो आपको पूछा, और 9A में है नगर पालिकाएं, आर्टिकल 243P से ZG। इससे सवाल पूछा गया है कि भाग 9A में जो नगर पालिकाएं हैं कौन से अनुच्छेद तक है। तो ZA, तो यहाँ पर ZG तक है, 243O के बाद P, फिर 243P से ZG तक वापस आ जाता है। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 और 44A आर्टिकल। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध आपको 11 और 12 में देखने को मिलेंगे। 12 में है वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद हैं। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 में राज्य और राज्यों का अधीन सेवाएं हैं, यूपीएससी वगैरह, और ये आ जाती है भाग 14 में, जरूर याद रखना। भाग 14A में अधिकरण है, और 15 में है निर्वाचन याद रखिएगा भाग 15 में। और 16 में क्या है, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ये 16 में। राजभाषा याद रखिएगा भाग 17 में राजभाषा। 18 में क्या है, आपातकाल प्रावधान है। भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 20 में संविधान संशोधन है वो भाग 20 में है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। नेक्स्ट सवाल, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है। CBT 2 में सवाल आ चुका है, जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है, क्योंकि 125वीं जयंती हुई है 2022 में सुभाष चंद्र बोस की, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ है। तो 23 जनवरी को आने वाले सेट में पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में उनके याद के लिए। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट, चाइल्ड बजट, बाल बजट 18 वर्ष से कम के लिए जो बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश ने, मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है, और ये बजट टोटल 57,803 करोड़ का। 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम है। जनवरी और फरवरी में ये टूर्नामेंट हुए हैं। तो ये लेटेस्ट 2022 के ही करंट अफेयर जहां तक देख रहे हैं। 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के उपविजेता है, यानी इंग्लैंड उपविजेता है। सवाल में मेंशन था कि भारत ने किसको हराया, यानी उपविजेता का पूछा है इनडायरेक्टली बोले तो, और विजेता यहाँ पर भारत हो जाएगा। चैंपियन रहा है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2022 में, जो वेस्ट इंडीज में हुए हैं। अब देखिए CBT 2 जो एनटीपी CBT 2 था उसमें एक सवाल पूछा गया था आईसीसी 2022 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है। सवाल था कि फाइनल जो मुकाबला हुआ है भारत इंग्लैंड में, मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, तो राज बावा रहे थे। एनटीपी CBT 2 में आ चुका है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं डी ब्रेविस हैं, जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाए, 506 रन, मोस्ट रन भी हैं साउथ अफ्रीका से। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने गोंड जनजाति को ST में शामिल किया है। मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। तो उत्तर प्रदेश विधेयक में यहाँ पर यूपी के 4 जिले जो चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर है, इसमें ST सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौंड समुदाय को शामिल करने का ये विधेयक पास हुआ है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। 2020 से 25 तक जो वित्त आयोग 15वां है, NK सिंह इनके अध्यक्ष हैं। इससे पहले 14वें वित्त आयोग के डॉक्टर YV रेड्डी थे।
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष 1952 से 57 तक जो रहे हैं केसी नियोगी। वित्त आयोग आर्टिकल 280 है। फाइनेंस कमीशन एक्ट है 1951 का। प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य कौन सा है? तो प्रोपेन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C3H8 होता है जो प्रोपेन है। एल्केन सीरीज का CnH2n+2 वाला फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होने वाला है। यानी कार्बन एक है तो हाइड्रोजन है दोगुने +2 करना। जैसे कि कार्बन यहाँ पर प्रोपेन में 3 होते हैं। शुरुआती जो एल्केन श्रेणी का पहला जो यौगिक है वो मेथेन है CH4। तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? तो इसका दोगुनों का 2 ऐड कीजिएगा, एक का दोगुना 2, 2 का 2 ऐड करेंगे 4। तो नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा एलिमेंट? नेक्स्ट है एथेन। अब एथेन में कार्बन कितने? 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन दोगुना +2 यानी कितना? 6। इसी प्रकार यहाँ पर थर्ड एलिमेंट आपको प्रोपेन दे दिया है और पूछा है उसका चौथा। तो थर्ड का चौथा यानी ये 7वां एलिमेंट यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछ लिया है। तो 7वां यानी C7H कितना? 16, क्योंकि दोगुना +2 करेंगे 14 और 2 16, C7H16। नेक्स्ट यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो इस रिएक्शन में जल और ये लवण MgCl2 बनता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये दोस्तों क्षार है, ये अम्ल है। अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे, लवण और जल बनाता है, सभी को पता होगा। बाकी जो रिएक्शंस वाला वीडियो डाला हुआ है 80,000 कैंडिडेट ने देख लिया, उनमें से ये भी मैंने किया था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये इजी सा सवाल है, सभी को पता होगा, जिसमें उदासीनीकरण होती है अम्ल और क्षार की रिएक्शन। आयरन सबसे अधिक किसमें है? ये विकल्प थे दूध, मक्खन, गुड़। तो सबसे अधिक यहाँ पर गुड़ में है, जैगरी गुड़ में सबसे अधिक आयरन होता है। अगला सवाल यहाँ पर स्लाइडेन और श्वान के द्वारा जो शेल सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया गया है, स्लाइडेन और श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का अपवाद पूछा है, क्या फॉलो नहीं करता है? तो कोशिका सिद्धांत वायरस की प्रकृति की व्याख्या नहीं करता, तो वायरस के संबंधित अपवाद है। साथ ही साथ ये भी प्रकाश नहीं डालता है कि जीवित कोशिका की उत्पत्ति कब से हुई है, सर्वप्रथम कोशिका। लेंस की क्षमता आपको 5 डायोप्टर और 3 डायोप्टर दे रखी है, कैपिटल D हो जाएगा। इसकी फोकल लेंथ पूछी है, तो ये जब मैंने परावर्तन और अपवर्तन का पूरा वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया था लेंस की क्षमता, यदि एक लेंस में कोई संयोजन हो जाता है तो उसकी क्षमता आप अलग अलग ऐड करेंगे जितने भी उसकी पावर दे रखी है। तो यहाँ पर 2 पावर दे रखी है, संयोजी क्षमता ऐड करने पर हो जाएगी 5 और -3 यानी 2 डायोप्टर हो गई इनकी, जो ऐड किया है जब कॉम्बिनेशन किया है इन लेंसेज को, तो 2 डायोप्टर हैं, इनकी क्षमता हो गई। आपको पूछा क्या है? पूछा इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती 1/D हो जाएगी फोकल लेंथ F बराबर, तो 1/2 करेंगे, ये मीटर में आ गई, हाफ मीटर बोले तो 50 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट सवाल, प्रिज्म का विचलन कोण किन के मध्य होता है? तो डेविएशन एंगल पूछा है प्रिज्म का। तो ये आप प्रिज्म देखिएगा, ये रे आई तो यहाँ पर ये अपवर्तित हुई, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन विरल से सघन माध्यम में आ गई तो यहाँ पर विचलित हो गई और फिर दोबारा इस प्रकार आ गई। ये डायरेक्शन है, आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा इस टाइप से जानी चाहिए थी ये किरण, और ये जो मुड़ी है तो ये इधर से आनी चाहिए थी। तो जब ये दोनों किरणें हैं आपस में, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये डेविएशन है, विचलित हुई ये किरणें। विचलन का जो एंगल बनता है दोनों रे का, आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो विचलन का एंगल बनता है वही एंगल ऑफ डेविएशन है, ये इनके मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें? 2 सवाल संयोजी इलेक्ट्रॉन से आए हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप एल्यूमिनियम का देखेंगे, परमाणु क्रमांक 13 होता है, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप सभी को पता है, दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 8 10 हो गए, शेष कितने रहे? 3। इसका मतलब एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। अब मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ गए? 7 आ गए, यानी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लोरीन में आपको देख रहे हैं, तो फ्लोरीन का 7 हो गया। एल्यूमिनियम का यहाँ पर 3 है, और कार्बन में कितने हैं? 6 परमाणु क्रमांक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम में, दूसरे में 4, तो कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही 1 ही है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 आपको फ्लोरीन में देख रहे हैं, तो करेक्ट कीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की ध्वजवाहक कौन बने थे? तो घोषित कर दिया गया था जून में ही, तो जून 2022 का करंट अफेयर्स यहाँ पर टच हो गया है आपकी इस वाली शिफ्ट में। तो राष्ट्रमंडल खेल का अब आपको पूरा देखना होगा, जैसे कि ध्वजवाहक 2 रहे हैं, सबसे पहले
पीवी सिंधु को किया गया था, बाद में मनप्रीत सिंह को। तो ये दोनों ही, जैसे हॉकी के खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह कप्तान है, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु हैं। जो ओपनिंग सेरेमनी रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, उसके ध्वजवाहक है। राष्ट्रमंडल खेल का जब ये 8 अगस्त को इसका समापन समारोह भी हो गया है, क्लोजिंग सेरेमनी हो गई है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के जो ध्वजवाहक रहे हैं उसमें दोस्तों निखत जरीन और शरद कमल रहे हैं। दोनों ही गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है ये निखत जरीन, और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल। ये किसकी क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बैरियर्स रहे हैं। अब 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को। इसका मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। फर्स्ट रैंक रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिनकी 178 मेडल है, और भारत की रैंक यहाँ पर चौथी रैंक रही है। भारत की चौथी रैंक में मेडल कितने हैं? 61 मेडल इंडिया ने ग्रैब किए हैं, जिसमें 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। सवाल आ सकता है, थोड़ा फैक्ट बनता है कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम मेडल 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने 30 जुलाई को। पीएच वैल्यू आपको दे रखी थी, ये किसकी है? जैसे ए वाला की है 3, बी की 7, सी की 11, डी की 9। तो H+ आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम आपको एडजस्ट करना था। H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक किसकी होगी? जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम। H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होना मतलब वो अम्लीय ज्यादा है, ठीक है, अम्लीय गुण ज्यादा। अम्लीय ज्यादा कौन सा? पीएच वैल्यू देखेंगे जो 0 के नजदीक है, ठीक है, 0, 1, 2। तो 0 सबसे ज्यादा अम्लीय है, उसके बाद 1, 2। तो सबसे कम वाले की जो आप देख रहे हो पीएच वैल्यू, वो H+ आयन की सांद्रता उसकी सबसे अधिक है। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे कम H+ आयन की सांद्रता 11 वाले की, उसके बाद 9 की, 7 की, और सबसे अधिक है 3 वाले की। फ्लोएम उत्तक से पौधे में किसका सेवन होता है? पोषण होता है, पोषक तत्व वहां पर सेवन होता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश आयोजित होता है? तो लद्दाख में होता है। जो लेह है लद्दाख में, वहीं पर गुरु पूर्णिमा को होता है। यहाँ पर 4 एलिमेंट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का सेकंड सवाल पूछ लिया है, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन, कार्बन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही क्रम बताना था। तो सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में 7 है, कार्बन में 4 है, जैसे बता चुका हूं। ऑक्सीजन में कितने हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे 6, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 हो गए, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हो गए 6। लिथियम कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 1, तो लिथियम का 1 हो गया। अब आप बढ़ते क्रम में लगा सकते हो। सही क्रम क्या होगा? सबसे अधिक जो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन में है, उसके बाद है वो ऑक्सीजन में है, फिर है आपकी कार्बन में, और नेक्स्ट यहाँ पर लिथियम। ये सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, क्योंकि काफी ज्यादा विद्युत कटौती हुई थी, क्योंकि कोयले की कमी आ गई थी। तो कोयला है कितना, उसका भंडार है, ये पोर्टल पर अपडेट रहेगा कोयला दर्पण पर। हिमालय के पर्वत पर कौन सा पौधा चोट लगने पर रोगाणु रोधक मरहम के लिए उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा जड़ी बूटी, कौन सा हिमालय पर्वत पर जो पौधा है वो एंटीसेप्टिक के रूप में आप उपयोग कर सकते हो, रोगाणु रोधक मरहम के रूप में? ये कुछ विकल्प थे, धतूरा था, ब्रह्म पुष्पी, कमल पुष्पी, इस प्रकार थे। अब इसका आंसर है, और क्या विकल्प थे, पूरे तो मिले नहीं है। येरो आंसर हो सकता है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक, ये तो दर्द निवारक है, निर्गुंडी नाम की औषधि दर्द निवारक रहती है, लेकिन आपको रोगाणु रोधक का पूछा है, जो घाव को भर दे, वो हो जाएगा येरो है। बाकी ये थोड़ा ऑप्शन पर आधारित है। एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण, अब उत्तल दर्पण का चित्र इस प्रकार है, और इसमें कौन सी किरण है? वक्रता केंद्र से गुजर रही है, ये मान लेते हैं F है, ये है आपके C। तो किरण यहां से आपको आती हुई वक्रता केंद्र से प्रतीत होती है, और ये वाली किरण रहती है। तो पूछा है परावर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य एंगल है, वक्रता केंद्र अपने आप है, वो यहाँ पर अभिलंब की भांति कार्य करता है, तो 0 डिग्री का एंगल है, ये हो जाएगा 0 डिग्री। इससे पहले भी आ चुका है, परावर्तन अपवर्तन वाले फैक्ट में भी मैंने बताया है वीडियो में। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो R बराबर प्रत्येक सेट में रो L/A से आ रहा है, तो इसको क्या ही सभी आंसर करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के हैं, लंबाई के समानुपाती। लेंस में आपको R है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको ज्ञात करनी है। तो ये दर्पण होगा मिरर में,
क्योंकि लेंस में तो ये r बराबर 2f का संबंध होता ही नहीं है, मिरर में होता है। तो मिरर में यहाँ पर आधी हो जाएगी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। करंट ले जाने वाले एक सीधे कंडक्टर वायर की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? कोई एक सीधा वायर है जो करंट में उसमें फ्लो होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र है राइट हैंड, जो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम है ना, फ्लेमिंग नहीं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, फ्लेमिंग का जिक्र नहीं है, दाहिने हाथ के अंगूठे नियम से, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि धारा की डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा ना, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां है ना वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, जो सर्कुलर फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा कैरी बैग का प्रयोग करना चाहिए? प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो कागज वगैरह आप यूज कीजिएगा। मेंडल नियम कथन आधारित सवाल था, स्टेटमेंट नहीं मिले हैं। बाकी मेंडल के प्रमुख नियम में प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम जैसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये 3 प्रमुख नियम है मेंडल की, इन पर आधारित होगा। मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ऐड किए गए हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में इसके तहत जोड़े गए हैं। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुशीनगर जरूर है, सारनाथ भी है, बोध गया है, ग्वालियर नहीं है, तो ग्वालियर करेक्ट हो जाएगा। बात करूं बौद्ध धर्म से संबंधित ये 3 स्थान क्यों हैं? क्योंकि बोध गया है, यहाँ पर तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। पहले नाम सिद्धार्थ था, बाद में ये भगवान बुद्ध बन गए जब ज्ञान मिल गया। और सारनाथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट बात करूं कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इनका गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, इनका निधन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ है। जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में, तो ये स्थान भी हो जाएगा। और बात करूं यहाँ पर अन्य जैसे जैन धर्म भगवान महावीर से संबंधित, तो भगवान महावीर का जन्म स्थान है पूछल जैन धर्म से संबंधित, कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ है, वैशाली राज्य के क्षेत्रीय कुंडलपुर में। मोक्ष स्थान पावापुरी है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और बात करूं यहाँ पर मैं गुरु नानक का जन्म की, तो ननकाना साहिब में हुआ है। सिख धर्म जो पाकिस्तान ननकाना साहिब है, वहाँ जो राय भोई की तलवंडी है 1469 में। और इनकी जो निधन है करतारपुर पाकिस्तान में, यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतियों का। किसके कारण पादपों की कोशिकाओं में परिवर्तन हो सकता है? पाद की कोशिकाओं में परिवर्तन, जल, वायु, विद्युत रासायनिक स्पंज, तो ये पूरा सवाल नहीं मिला क्या था। ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है? ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित जैसे कि विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत आयरन जो हो गया, प्रेस वगैरह, ये सभी ऊष्मा के तापीय प्रभाव जो जूल तापीय प्रभाव का सिद्धांत कहते हो, इन पर कार्य करते हैं। माइक्रोवेव है, इनकी अलग माइक्रोवेव अलग तरंगे होती हैं, उन पर काम करता हो सकता है, ये विकल्प में रहा होगा। और बाकी ये विद्युत हीटर वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट इनका जो रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे बल्ब का फिलामेंट का गलनांक बहुत ज़्यादा टंगस्टन का है, तो तापीय प्रभाव से ये चमकता है। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषताएं हैं? तो बल्ब का फिलामेंट है बहुत ज़्यादा उच्च प्रतिरोध होगा, जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तभी तो वो हीट कन्वर्ट कर पाएगा, अदरवाइज प्रतिरोध कम होगा तो डायरेक्टली करंट चली जाएगी, जो जनरली वायर में होती है, तो आपको वहाँ पर हीट दिखेगा ही नहीं, प्रकाश नहीं हो पाएगा। उच्च प्रतिरोध है, गलनांक ज़्यादा है, गलनांक कम हो तो वो मेल्ट हो जाएगा, क्या काम आएगा? टंगस्टन का काम होता है, बल्ब फिलामेंट में यूज होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। उद्यमिता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? दलित बंधु योजना है तेलंगाना की, जिसमें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी दलित परिवार को। अगला सवाल, मार्च 2022 में नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नियो बैंक जो एवल फाइनेंस, नियो बैंक कौन सी होती है? जिसकी कोई ब्रांच ना हो, जो ऑनलाइन काम करे, डिजिटल ही रहती है नियो बैंक, और एक इनमें से एक नियो बैंक है एवल फाइनेंस। तो एवल फाइनेंस का यहाँ पर अधिग्रहण किया है, वो किया है ओला ने, ओला कंपनी है, ओला ने एवल फाइनेंस का अधिग्रहण कर लिया, इसको खरीद लिया एक तरीके से। एक और करंट अफेयर्स बात करूं कि फोन पे ने, क्योंकि यहाँ पर विकल्प फोन पे था, तो फोन पे ने भी फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है अभी 2022 अप्रैल में। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? दोहरा परिसंचरण ये ऑप्शन थे, इसमें मछली में नहीं होता है, मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है क्योंकि 2 चैम्बर हर्ट होता है इनका, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट रहता है। दोहरा परिसंचरण में शरीर में एक बार आपूर्ति करने के लिए रक्त हर
हृदय से 2 बार गुजरता है, ठीक है, एक बार शुद्ध वापस अशुद्ध आएगा। और किसमें होता है दोहरा परिसंचरण? उभयचर जितने भी मेढक वगैरह उभयचर हैं, ठीक है, सरीसृप सर्प हो गया, पक्षी है, गरुड़ है, और स्तनधारी मैमाल्स जो स्तनधारी हम हैं, जो मानव हैं, इनमें सभी में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। वैसे उभयचर और सरीसृप का हृदय 3 चैम्बर का होता है, इसलिए अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि कैथेड्रल सर्च किस राज्य में? से कैथेड्रल सर्च है ये गोवा में। तो सर्च का पहले भी एक मिलान का सवाल था जिसमें ये सारे मैंने बताए थे, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में, रेइज मेगो चर्च गोवा में, और से कैथरीन चर्च है ये भी गोवा में। और बाकी बात करूं सेंटा क्रूज ये है केरला में, सेंटा क्रूज बेसिलिका केरला में है, और सेंट फ्रांसिस चर्च केरला में है, वेलंकानी चर्च तमिलनाडु में है, सेंट थॉम बेसिलिका तमिलनाडु में, और सेंट पॉल कैथेड्रल ये वेस्ट बंगाल में है। सेंट पॉल कैथेड्रल का पूछा तो पश्चिम बंगाल कहेंगे, और शे कैथेड्रल है तो ये गोवा है। और वालर पदम चर्च केरला में है, कदमंटम ये चर्च केरला में। तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा के चर्च से सवाल आ सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम पर शुरू हुआ है? तो ये सवाल मेरे को नहीं इसका आंसर मिल पाया, जिन कैंडिडेट को पता या फिर सवाल थोड़ा स्पष्ट नहीं होगा वो आप कमेंट करके बताना। कारण बताइए कि कार्बन न तो C4+ पूरे के पूरे 4 कार्बन के पास, वैसे बात करूं तो कार्बन यानी 6 परमाणु क्रमांक, पहले कोष में 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए बाह्यतम कोष पूरा फुल होना चाहिए, तभी वो स्थिर हो पाएगा, स्थायी। तो पूरा भरने के लिए अब आपको क्या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भर जाएगा सेकेंड कोष में। अब यहाँ पर ये भरने के लिए या तो क्या करें, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दें, तब वो बाह्यतम कोष अपने आप में 2 वाला पहला ही रह जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो क्या बन जाएगा, C4+ बन पाएगा। और या ये ऐसा कर सकता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, क्योंकि 4 तो बाह्यतम कोष में है, 4 और ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पहले कोष में 2 है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो ये हो नहीं पाता, लेकिन न तो C पूरे के पूरे त्याग पाता है, न पूरे के पूरे ग्रहण कर पाता है, बल्कि ये क्या करता है, शेयर जरूर करता है। 1 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ शेयर करेगा, तो सहसंयोजी बंध ये चतुष्फलकी हो जाता है, सहसंयोजी बंध बना देता है। पूर्णतः पूरे इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता, न ग्रहण कर पाता है। कारण क्या है, वजह क्या है? यदि C4+ बनाना है तो उनको पूरे इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, और त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो है नहीं। और यदि इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कार्बन के पास 6 ऑलरेडी है, 4 ग्रहण करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 तो प्रोटॉन 6। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन क्या स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी ये सहसंयोजक बंध बनाता है। नेक्स्ट सवाल, बड़े बांध बनाते समय कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता है? बांध बनाते समय मनोवैज्ञानिक नहीं, बाकी पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक फैक्टर कंसिडर होते हैं। मृदा के अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन से संबंधित था, क्या होता है? ये विकल्प ये पूरे नहीं मिले। एक था केंद्र सरकार विदेशी स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए क्या नहीं करती है? अब विदेशी स्टार्टअप को आकर्षित करना है, या तो नियमों में ढील दे दें, काफ़ी नियम रहते हैं विदेशी स्टार्टअप को दूसरे देश में आने के लिए, जैसे भारत में आना चाहते हैं तो नियमों में ढील देना, उदारीकरण अपनाना। जैसे कि सर्वप्रथम नियमों में ढील दी गई थी 1991 में, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में, पहली बार आर्थिक उदारीकरण, यानी नियमों में ढील दी गई, विदेशियों के लिए मार्केट खोल दिया गया एक तरीके से। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या पूरे हो गए हैं एक तरीके से। एक सवाल था, ये रीजनिंग का सवाल था, बाद में पता चला स्टूडेंट से कंफर्म किया। सवाल इसमें दे रखा था, भूरे रंग का पदार्थ जो कॉपर है, हवा में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और जब इसे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करे कॉपर ऑक्साइड में, जो गर्म होता है हवा में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो दोबारा ये कॉपर बना देगा। तो ये पूछा, स्टेटमेंट आधारित सवाल था, रीजनिंग में था हालांकि ये सवाल। बाकी इस टाइप से पूछे तो आप कहेंगे भूरे रंग का पदार्थ एक्स पूछ रहे तो एक्स का नाम कहेंगे, कॉपर है जो गर्म करने तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और वापस हाइड्रोजन गैस उस पर कॉपर ऑक्साइड में डालेंगे तो दोबारा वो कॉपर बना देगा और जल अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन रहती है। ये वैसे रीजनिंग का था। तो 45 में से 43 सवाल मिल चुके हैं। 2 सवाल कौन से आप कमेंट सेक्शन बताना, आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी बता देना, और PDF फाइल के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेक्स्ट बुक से आप यदि मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए TTG के कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।